सो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज जैसे कि आपको पता है कि आज है बेसिकली ट्यूसडे और आज हमारा दिन है क्या? तो आज हमारा दिन है हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से, और वन बाय वन ऐसे ही करके हम सारे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने डेट भी डाल दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था एसएससी सीजीएल में, कब आया था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 23 में आया था एसएससी सीजीएल में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, चाहे वो पॉलिटी के हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, सबको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सीरीज में बने रहिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और आपको हर सब्जेक्ट की पीवाईक्यू एक ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नाना साहेब अ रेबल एट कानपुर वाज द सन ऑफ विच फॉलोइंग पेशवा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बेसिकली होगा बाजीराव सेकंड। थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आप सभी लोग को यहाँ पे पता है कि नाना साहब जो बेसिकली थे, मराठा डायनेस्टी कब कोलैप्स हो गई थी? तो मराठा डायनेस्टी बेसिकली कोलैप्स हो गई थी आफ्टर थर्ड मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। ठीक है, और 1817 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो गया, उसके बाद बेसिकली मराठा डायनेस्टी कोलैप्स्ड हो गई थी और जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनको हटा दिया गया था। आपको ये याद रखना है कि 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। सबसे पहला कब हुआ था? तो सबसे पहला हुआ था 1775 से लेके 1782 तक, पहला एंग्लो मराठा वॉर। दूसरा कब हुआ था? तो 1803 से लेके 1805 तक। ठीक है, और तीसरा कब हुआ था? तीसरा हुआ था 1815 से लेके 1817 तक। यहाँ पे 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। पहला जो एंग्लो मराठा वॉर था उसमें बेसिकली ब्रिटिशर्स हार गए थे। ठीक है, और वहां पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या साइन होता है? ट्रीटी ऑफ सालबाई। याद रखिएगा आप। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स अपना एक्सपांसन कर लेते हैं। ठीक, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है कि पेशवा को यहाँ पे हटा दिया जाता है और मराठा डायनेस्टी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाती है। ये आपको समझना है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो बाजीराव सेकंड है वो बेसिकली आखिरी पेशवा थे, और उनको उसके बाद क्या हुआ, हारने के बाद मराठा डायनेस्टी जैसे ही कोलैप्स हो गई, ब्रिटिशर्स ने उनको पेशवा के पद से हटा दिया। ठीक, तो उनके जो बेटे थे जिनका नाम था एक्चुअली नाना साहेब। अब नाना साहेब बेसिकली कहाँ पे थे उस वक्त? कानपुर में थे। ठीक है, और क्या हुआ कि 1857 का जब रिवॉल्ट होता है तो इन्होंने अपने आप को फिर से पेशवा घोषित कर दिया था। याद रखिएगा, फिर से क्या घोषित कर दिया था? पेशवा घोषित कर दिया था। और इनके जो सेनापति थे उनका नाम था अजीमुल्ला। क्या नाम था? अजीमुल्ला। आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बाजीराव सेकंड। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं मराठा डायनेस्टी में कौन कौन से पेशवा कब कब आए, पहले पेशवा कौन थे? तो पहले थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बेसिकली क्या थे? पहले पेशवा थे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने किसकी हेल्प की थी? साहू महाराज की। आपको पता होगा कि यहाँ पे साहू महाराज जो थे, साहू जी थे, उनको औरंगजेब ने क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था बचपन में ही। लेकिन जब यहाँ पे औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, तो 1707 में जब औरंगजेब नॉर्मली डेथ होता है तो उसका लड़का बनता है यहाँ पे रूलर, मुगल एम्परर, जिसका नाम रहता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह क्या करता है? उसको बेसिकली अच्छा रिलेशन रखना होता है राजपूतों के साथ और मराठाओं के साथ, इसीलिए यहाँ पे वो साहू जी को रिलीज कर देता है। लेकिन आपको स्टोरी पता है कि साहू जी जब जेल में थे तो उसमें कोई लीगल हियर तो मिल नहीं रहा था। तो ताराबाई जो है वो बेसिकली अपने बेटे के साथ मराठा एम्पायर के गद्दी पे बैठ गई थी। आपको समझना है ये। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे साहू जी आते तो साहू जी बोलते कि भाई ये तो मेरा आके गद्दी पे बैठने का, आप कैसे बैठ सकती हैं? तो यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक, उस कॉन्फ्लिक्ट में जो बालाजी विश्वनाथ है ना, वो हेल्प करते हैं किसकी? साहू महाराज की, पेशवा छत्रपति बनने में। तो क्या होता है यहाँ पे कि साहू महाराज छत्रपति जब बनते हैं तो वो बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित कर देते हैं। पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। और ये पेशवा शब्द जो है ये कहाँ से आया है? तो पेशवा शब्द बेसिकली आया है, अरेबिक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अरेबिक वर्ड। याद रखे, कभी कोई क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक,
अब यहाँ पे क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ तो थे, बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बनता है, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद बनते हैं रणवीर सिंह यानी बाजीराव। ठीक है, तो बाजीराव बेसिकली कब 1720 से लेके 1740 तक पेशवा रहते हैं। ठीक, और ये इतने बड़े पेशवा होते हैं कि 40 लड़ाइयाँ लड़ते हैं अपने समय में, और सारी की सारी लड़ाई यहाँ पे जीत जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में कि पिछले 200 सालों के इतिहास में इनके जैसा कोई योद्धा नहीं आया जिसने 40 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। ठीक है, इन्होंने बेसिकली फिर मराठा एम्पायर को यहाँ पे क्या कर दिया था, बाइफर्केशन कर दिया था। सिंधिया ग्वालियर में चले गए थे, यहाँ पे होलकर जो थे वो बेसिकली कहाँ पे, इंदौर में आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे गायकवाड़ कहाँ पे आ गए थे, वडोदरा में आ गए थे। और यहाँ पे फिर भोसले कहाँ पे चले गए थे, नागपुर में चले गए थे। और पेशवा कहाँ बैठते थे, तो पेशवा बेसिकली बैठते थे पूना के अंदर। सेकंड पेशवा कौन थे, तो बाजीराव। थर्ड पेशवा कौन बने, तो बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव जो थे बेसिकली ये पेशवा कब थे, ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सॉरी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, माफ कीजिएगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1772 में। ठीक है, और किसके किसके बीच में होता है, तो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली जो था बेटा वो बेसिकली अफगान का रूलर था। तो आई होप आपको ये सारा का सारा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। 1857 में किसने बिहार से रिवॉल्ट यहाँ पे लेड किया था, उसका नाम है वीर कुंवर सिंह। अब जो ये वीर कुंवर सिंह थे बेसिकली बिहार के आरा से थे, आरा डिस्ट्रिक्ट आज भी बिहार में है, वहां पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं जगदीशपुर। तो बेसिकली ये दो भाई लोग थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों भाई थे, दोनों बेसिकली यहाँ पे जमींदार थे और दोनों अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के रिवॉल्ट में लड़ रहे थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके बारे में है कि वीर कुंवर सिंह जब यहाँ पे रिवॉल्ट के दौरान गंगा नदी को क्रॉस कर रहे थे तो उनके हाथ में एक्चुअली गोली लग गई। ठीक है, उनके आर्म्स में मतलब बाजू में गोली लग गई। अब उन्होंने ये सोचा कि अगर गोली मैं नहीं निकालूंगा तो यहाँ पे पूरा मतलब शरीर में यहाँ पे जहर फैल जाएगा। उन्होंने क्या किया, वो बेसिकली उस समय 80 साल के थे और उन्होंने अपना जो हाथ है उसको काट कर गंगा माँ को समर्पित कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ये आपके पुत्र की तरफ से आपके लिए भेंट है। तो समझ सकते हैं कितने जोरदार व्यक्ति थे वो। तो वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था, तो 1857 का रिवॉल्ट जगदीशपुर बिहार से लेड किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खान बहादुर खान लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम वेयर। तो खान बहादुर खान जी ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहां से लेड किया था, तो उन्होंने बेसिकली किया था बरेली से। कहां से, बरेली। तो बेसिकली ये रोहिल्ला थे। ठीक है, रोहिला खंड से आते थे और बरेली कहाँ पे है, आज की डेट में यूपी में है। तो बेसिकली उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, बरेली से अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे स्टार्ट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और काफी उस समय उम्र दराज हो चुके थे, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी। तो बरेली, अगर आपको कोई पूछा जाए कि बरेली से किसने रिवॉल्ट यहाँ पे लेड किया था, तो उनका नाम था खान बहादुर खान। ठीक है, चलते हैं। और लखनऊ से किसने किया था, मैंने अभी आपको बताया था, तो लखनऊ से किया था नाना साहेब ने, सॉरी कानपुर से नाना साहेब ने। ठीक है, दिल्ली से कौन था, तो दिल्ली से खुद मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह। और लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। याद रखिएगा कौन थी, बेगम हजरत महल। आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिल्ली से खान बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से कौन थे, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और बरेली से तो खान बहादुर खान थे। बेगम हजरत महल किसकी वाइफ थी, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, विच मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन से मुगल रूलर ने यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 87 में यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उनका नाम बेसिकली क्या था, तो उनका नाम था बहादुर शाह जाफर, यानी कि बहादुर शाह सेकंड। और इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था कि
35 में ये बनते हैं मुगल एम्परर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मतलब यहाँ पे मुगल एम्परर बनते हैं तो इनका कोई खास ताकत तो रहता नहीं है, ये रेड फोर्ट के अंदर ही यहाँ पे घूमते रहते हैं, अपना दिन सब बिताते रहते हैं, मतलब इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं रहता है। रेड फोर्ट में बड़े बड़े हुक्का पी रहे होते हैं, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट होता है, और जब 1857 का यहाँ पे रिवॉल्ट होता है तो बेसिकली इनको ऐसा बोला जाता है कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए। और यहाँ पे क्या ये सपने देखने लग जाते हैं कि अगर मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा और अगर मैं जीत गया तो एक बार फिर से यहाँ पे मुगल एम्परर जो है इंडिया में स्टैब्लिश्ड हो सकता है। लेकिन होता क्या है, बहादुर शाह बेसिकली यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक। अंग्रेज जीत जाते हैं और इनके दोनों बेटों को यहाँ पे अंग्रेज जो है बेसिकली वो गोली मार देते हैं, किल्ड, ठीक है। मतलब दिल्ली बाजार में चांदनी चौक पे दिन दहाड़े अंग्रेजों ने इनके दोनों बेटों को गोली मार दी, पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा, इनको एग्जाइल कर दिया कहाँ पे, म्यांमार में, मतलब आज के रंगून में। और 1862 में यहाँ पे मुगल एम्परर का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। मतलब 1862 में जो आखिरी रूलर थे बहादुर शाह जाफर, वो बेसिकली उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो बहादुर शाह सेकंड जो थे बेसिकली वो ऐसे रूलर थे, मुगल एम्परर रूलर थे, लास्ट रूलर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। शाह आलम सेकंड, तो शाह आलम सेकंड जो बेसिकली हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं कब, बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली होता है कब, 1764 में। तो 1764 में यहाँ पे जब होता है बैटल ऑफ बक्सर, अच्छा बैटल ऑफ बक्सर में यहाँ पे कौन रहता है अंग्रेजों की तरफ से चीफ, तो वो बेसिकली रहता है हेक्टर मुनरो। तो बैटल ऑफ बक्सर जब होता है उसमें शाह आलम सेकंड रहते हैं, शाह आलम सेकंड रहते हैं, शुजा उद दौला रहते हैं, और कौन रहता है, तो यहाँ पे 3 लोग का टीम बनता है, शाह आलम सेकंड, शुजा उद दौला और मीर जाफर, ठीक है। तो ये तीनों लोग बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, बट ये तीनों हार जाते हैं। शाह आलम सेकंड को यहाँ पे क्या पेंशन के ऊपर रख दिया जाता है। तो शाह आलम सेकंड पहले मुगल एम्परर थे जिनको पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था बिटवीन शाह आलम सेकंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बहादुर सावन, तो बहादुर सावन जो होते हैं औरंगजेब के बेटे होते हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद ही बिकेम वी कैन से मुगल एम्परर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि द सिपॉय ऑफ मेरठ अराइव्ड एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट टू मीट द एम्परर बहादुर शाह ऑन। तो यहाँ पे जो आपको ये सब पता होगा कि मेरठ से यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो मेरठ के यहाँ पे सिपाही लोग हैं कब नॉर्मली दिल्ली के गेट पे पहुंचे थे मुगल एम्परर बहादुर शाह से मिलने के लिए, तो वो लोग बेसिकली पहुंचे थे 11 ऑफ मई 1857 को। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मंगल पांडे की फांसी के बाद, मंगल पांडे को जैसे ही यहाँ पे फांसी मिलता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 का मेन यहाँ पे रीजन क्या होता है, तो मेन रीजन होता है वी कैन से ग्रीस कार्ट्रिज। ग्रीस कार्ट्रिज का देखिए मतलब क्या होता है कि 1857 में क्या होता है ना कि न्यू तरह की राइफल होती है, उसको बोलते हैं रॉयल इनफील्ड राइफल, बाइक नहीं, उस समय गन आती है रॉयल इनफील्ड राइफल। अब उस रॉयल इनफील्ड राइफल में क्या नई चीज थी कि उसके अंदर बेसिकली जो बारूद था उसको दांत से चबा करके डालना होता था, ठीक है। मतलब दांत से आप चबाएंगे, काटेंगे, उसके बाद आप उसको भरेंगे बंदूक के अंदर, ठीक। और ये बेसिकली काफी रॉयल और काफी मॉडर्न वी कैन से गन था उस समय के हिसाब से। अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश आर्मी है उसके अंदर मुस्लिम्स और हिंदू दोनों रहते हैं। बहुत जगह ये बातें फैलने लग गई कि जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सुअर की चमड़ी मिलाई गई है। तो आपको कि जैसे पता है कि यहाँ पे जो गाय है वो हिंदू के लिए माता है और जो सुअर है वो यहाँ पे मुसलमानों के लिए हराम है, ये बातें फैलने लग गई। यहाँ पे मंगल पांडे ने इस बात का विरोध किया कि ऐसा ऐसा है, इसके पीछे आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों से सवाल पूछना स्टार्ट हुए यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने उनको ये बोल दिया कि जो भी ये बातें बोली जा रही है वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मार्केट में धीरे धीरे बातें पता चल गई कि अंग्रेज जो है बेसिकली वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और जो ये बारूद लाए उसके अंदर गाय का और सुअर का चमड़ी मिला हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स को किल कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। और फिर मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी हुई थी। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का मेन पर्पस यहाँ पे 3 कॉजेस थे, पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है, रिलीजियस कॉजेस
और इकोनॉमिकल कॉजेज, बिकॉज टैक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, किससे, मजदूरों से, किसानों से। पॉलिटिकल कॉजेज क्या था, तो यहाँ पे अंग्रेज जो यहाँ के लोकल्स थे उनको किसी भी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, यहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, यहाँ पे बेसिकली अगर कोई, अगर इंडियन व्यक्ति अगर मान लीजिए कि ब्रिटिश आर्मी में है तो उनको ऊंचे पोस्ट नहीं दिए जा रहे थे, ऊंचे पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही बैठे हुए थे। तो ये पॉलिटिकल कॉज था। रिलीजियस कॉज आपको पता ही यहाँ पे कि ग्रीस कार्ट्रीज हो गया, सती प्रथा को बैन करना भी एक तरीके से रिलीजियस यहाँ पे सेंटीमेंट्स को हर्ट किया था इंडियंस के अंग्रेजों ने। फिर यहाँ पे 1856 में जो डलहौजी था वो बेसिकली लेके आ गया था विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। इसके खिलाफ भी बहुत लोग भड़के थे कि ऐसा ये कैसे कर सकते हैं। और विडो रीमैरिज एक्ट लाने के पक्ष में कौन था उस समय, तो वो थे बेसिकली केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ का क्या आंसर है, डी, 11 मई 1857। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर इन दी बैरकपुर ऑन 8 अप्रैल। तो यहाँ पे जो मंगल पांडे थे बेसिकली, अब मंगल पांडे को थोड़ा शॉर्ट से समझ लेते हैं। मंगल पांडे का जन्म होता है 1827 में, ठीक है, और कहाँ पे होता है, तो यूपी के बरेली में होता है। 1857 में इनकी डेथ हो जाती है, मात्र आप पकड़ सकते हैं कि 30 साल की आयु में, ठीक। मंगल पांडे जो होते हैं ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, ठीक, और मंगल पांडे बेसिकली ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। अब ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो मंगल पांडे का अच्छा खासा दोस्ती होता है अंग्रेजों के कुछ ऑफिसर्स के साथ। उनमें से एक होते हैं जिनका नाम रहता है हडसन, ठीक है। हडसन नाम का एक बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल होता है जिसके साथ मंगल पांडे की अच्छी खासी, मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहता है। और मंगल पांडे बेसिकली बंगाल के बैरकपुर इन्फेंट्री में सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, और उस समय इनका पोस्ट होता है बेसिकली सिपाही रहते हैं, ठीक। लेकिन जब इनको ये बात पता चलती है कि यहाँ पे जो ग्रीस कार्ट्रिज है उसका सीन है, बारूद के अंदर चर्बी मिलाया जा रहा है, तो मंगल पांडे बेसिकली इसका विरोध करते हैं। एक दिन जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो इनको ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं कि यहाँ पे राइफल चलाने के लिए। ये क्या करते हैं कि अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे ही गोली चला देते हैं, और अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे क्या होता है, इनको सुनाया जाता है फांसी की सजा, मतलब यहाँ पे हैंग टू टिल डेथ। तो 8 अप्रैल 1857 को इनको यहाँ पे फांसी की सजा दी जाती है, और इसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो जाता है। बट कहाँ से होता है, तो मेरठ से। सो मेरठ वॉज द स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुज प्रोक्लामेशन ऑफ नवंबर 1 1858 डिक्लेयर दैट देयर आफ्टर इंडिया वुड बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ ब्रिटिश मोनार्क थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट हो गया। अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि अगर इंडियंस के अच्छे से संबंध हम नहीं रखेंगे तो इस तरह के रिवॉल्ट भविष्य में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में हो सकता है। इसके लिए अंग्रेज बड़ा जोरदार यहाँ पे खेल खेलते हैं। वो क्या खेल रहता है, पहले सेवेंथ का आंसर जान लेते हैं। तो सेवेंथ का आंसर यहाँ पे आएगा क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया क्या करती हैं, प्रोक्लामेशन करती हैं कि जितने भी राजाओं की, जमींदारों की जमीनें हड़पी गई हैं उन सबको वापस दे दिया जाएगा। अब क्यों हड़पी गई थी वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये जो लॉर्ड डलहौजी होता है ये 1848 से लेके 1856 तक गवर्नर जनरल बनता है। और एक बात याद रखिएगा, ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यंगेस्ट। 36 साल की उम्र में गवर्नर जनरल बन गया था। अब जो लॉर्ड डलहौजी था ना, ये पूरे भारत को कैप्चर करना चाहता था। तो ये बेसिकली क्या लेकर आ गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने का यहाँ पे मेन पर्पस क्या था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये लिख दिया गया था कि जो भी राजा महाराजा हैं, अगर उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है, मतलब कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, जो खुद के मतलब माँ के गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, एडॉप्टेड है, बायोलॉजिकल सन नहीं है, एडॉप्ट किया गया है, तो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा यहाँ पे राजा नहीं बन सकता है। और इस सिचुएशन में जो राजा का विरासत है, जो राजा की डायनेस्टी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगी,
ठीक है। इसी पॉलिसी के दौरान जो लॉर्ड डलहौजी है वो बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर लेता है, संभलपुर को कैप्चर कर लेता है, झांसी को कैप्चर कर लेता है। मतलब धीरे धीरे जो भी राजाओं के मतलब खुद के बेटे नहीं होते हैं, एडॉप्टेड सन होते हैं, वो इनका फायदा उठाकर जो लॉर्ड डलहौजी है वो काफी यहाँ पे एरियाज को और काफी यहाँ पे डायनेस्टीज को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इसका विरोध बेसिकली स्टार्ट होता है और इसका इफेक्ट देखने को मिलता है 1857 में। कैसे? तो आपको पता है कि झांसी की क्वीन कौन रहती हैं? मणिकर्णिका तांबे। तो मणिकर्णिका तांबे जो होती हैं उनका खुद का पुत्र तो नहीं होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक बच्चे को अडॉप्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये बोलती है कि अडॉप्टेड सन बेसिकली किंग नहीं बन सकता है। तो इस सिचुएशन में झांसी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगी। क्वीन, तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ झांसी होती हैं रानी लक्ष्मीबाई जी, वो ये बोलती हैं कि भाई मैं अपनी झांसी आपको क्यों दूंगी, मेरे पास एडॉप्टेड सन हो ना हो ये मेरी मर्जी है, आई विल नॉट गिव माई एक्चुअली डायनेस्टी टू यू। ठीक है, इसी के चलते सारा विवाद स्टार्ट होता है। फाइनली 1857 में जो क्वीन ऑफ झांसी हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, 1857 में अंग्रेजों को बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है, बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है। अंग्रेज बच तो जाते हैं लेकिन सेटबैक बहुत जोरदार मिलता है। और देखिए 1857 में गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होता है इंडिया का ड्यूरिंग 1857। 1857 में काफी राजाओं ने यहाँ पे अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, सिंधियास ने सपोर्ट किया था, महाराजा और पटियाला ने सपोर्ट किया था, काफी लोगों ने सपोर्ट किया था। अब यहाँ पे क्या होता है, 1857 में सारा तो ये काम हो गया। अंग्रेजों को बात बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि भाई अब ऐसा अगर सिचुएशन रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया पे रूल करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग एक गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलते हैं, पहले क्या होता था कि ये मान लीजिए ब्रिटेन है, ये EIC है और ये इंडिया है, मतलब बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आउट रूल करवा रही थी। ठीक है, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवॉक कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट करती है इंडिया के ऊपर। एक तो पहला ये था। दूसरा, क्वीन विक्टोरिया ने ये प्रोक्लेमेशन किया कि जिसकी जमीनें लूटी गई हैं अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो सबकी सब वापस दे दी जाएंगी। और तीसरा यहाँ पे क्या था कि जो पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो अब बन जाएंगे वॉइस रॉय। ये इन लोगों का एक नया नाटक था। और एक नया यहाँ पे स्टेट क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी। क्या नाम था? ये एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे फिर काफी बातें की गई लोकल एजुकेशन की और लोकल रिप्रेजेंटेशन की। तो 1862 में आपको ध्यान होगा तीन यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी और तीन लोगों यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया भी गया था खाली नाम के लिए। एक तो महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, सर दिनकर राव और राजा ऑफ बनारस। तो महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव और वी कैन से राजा ऑफ बनारस, ये तीन लोगों को यहाँ पे क्या लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था खाली नाश्ता पानी करने के लिए। इनके पास कोई भी ऐसा लॉ मेकिंग पावर नहीं था ताकि इंडियंस को बेसिकली खुश रख सके। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, सेवेंथ का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर। तो देखिए एक डेक्कन रिवॉल्ट हुआ था, वो हुआ था 1875 में। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉम्बे वाला एरिया रहता है ना, इसमें जो बेसिकली लैंड रिफॉर्म हुए रहते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे कि तीन तरह के लैंड रिफॉर्म आए थे। कौन कौन से? एक आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, एक आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कौन लाया था? तो वो लाया था कॉर्नवालिस। कब आया था? तो 1793 में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रैयतवाड़ी। ठीक है, ये कौन से वाले एरिया में आया था? तो ये आया था बॉम्बे वाले रीजन में। ठीक है, और ये कौन लेकर आया था, इसको किसने इंप्लीमेंट किया था? तो उसका नाम था थॉमस मुनरो। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा था? महलवाड़ी सिस्टम। इसको कौन लेके आया था? इसको अप्लाई करवाया था हॉल्ट मैकेंजी। और ये वाले कौन से एरिया में था? तो बेसिकली सेंट्रल प्रोविंसेस में था, यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, इसके अंदर। ठीक है, अच्छा।
अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेटलमेंट सिस्टम हो गए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया और यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम हो गया। ठीक है, बॉम्बे के अंदर कौन सा सिस्टम था, तो इसके अंदर था रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्टली फार्मर से टैक्स ले रही थी। ठीक है, और फार्मर बेसिकली क्या कर रहा था, टैक्स भरने के लिए साहूकार जो लाला लोग होते हैं उन लोगों से ब्याज पे पैसा ले रहे थे, और ब्याज पे पैसा इतना महंगा हो जा रहा था, इतना हाई इंटरेस्ट था कि जो किसान है बेसिकली वो इसको चुका ही नहीं पा रहे थे। तो एक तरीके से जो बेसिकली फार्मर थे वो डेट ट्रैप में फंस गए थे। किस में फंस गए थे, यानी ब्याज दर में, डेट ट्रैप में ये लोग फंस चुके थे। याद रखिएगा, मतलब ये क्या करते कि भाई अंग्रेजों को पैसा देने के लिए महाजन से लेते, महाजन को पैसा देने के लिए कहीं और से लेते, महाजन इतना हाईएस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे लगाता कि इनका हालत खराब हो गया था, इनको पता चल गया था हम मर जाएंगे बट ये पैसे को चुका नहीं पाएंगे। तो 1875 में यहाँ पे क्या होता है, डेक्कन रिवॉल्ट होता है। डेक्कन रिवॉल्ट में यहाँ पे जो जितने भी मजदूर हैं और जितने भी किसान हैं अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, साहूकारों के घरों को अटैक करना स्टार्ट करते हैं, और साहूकार के घरों में स्पेशली जहाँ पे दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसको जलाना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको पता होता है एक बार डॉक्यूमेंट जल गया कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये था डेक्कन रिवॉल्ट। ठीक है, कब हुआ था, 1875 में। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो डेक्कन वाले एरिया में, ठीक, 1875 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ सांथाल रेबेलियन। ठीक है, अच्छा उसके लीडर कौन थे, तो उसके दो लीडर थे, सिद्धू माझी और कानो माझी। इसका आंसर ए आएगा। बट सांथाल रेबेलियन बेसिकली था क्या, समझ लेते हैं। तो देखिए सांथाल रेबेलियन होता है 1854 में। ठीक है, और ये कहां पे होता है, तो ये होता है आज के झारखंड वाले एरिया में। ठीक, अच्छा ये रेबेलियन होता क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बिजनेसमैन को जंगलों के अंदर जमीन देना स्टार्ट कर रहे थे कि आप जमीन लो, आप टिम्बर बेचो और हमको बेसिकली यहाँ पे टैक्स दो। तो यहाँ पे जो ये बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये क्या कर रहे थे कि जंगलों को कट कर रहे थे, देवर कटिंग दी जंगल्स। ठीक है, इसके चलते यहाँ पे क्या था कि जो ट्राइबल्स पीपल है उनके अंदर एक आक्रोश, एक एग्रेशन क्रिएट हो गया, एक डिसग्रेंटलमेंट क्रिएट हो गया, और यहाँ पे बेसिकली रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है बिटवीन होम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यहाँ पे किसके बीच में, ट्राइबल्स के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ था बेसिकली सांथाल रेबेलियन। एक आपको याद होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोन फिगर ट्राइबल रिवॉल्ट के, जिनका नाम था बिरसा मुंडा, याद होगा आपको। तो बिरसा मुंडा का भी मुंडा रिवॉल्ट हुआ था, वो भी झारखंड वाले एरिया में हुआ था। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली हम बोलते हैं उलगान, उगलन ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा बेसिकली क्या थे, 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे, झारखंड जेल में। 1875 में इनकी मृत्यु पैदा हुए थे, एट द एज ऑफ जस्ट 25 ही डाइड इन झारखंड जेल, और बाद में इनको भगवान का दर्जा मिल गया। तो आज भी जितने भी आदिवासी हैं दे कंसिडर्ड बिरसा मुंडा हैज अ गॉड। तो अगर आपको सांथाल रेबेलियन पूछा जाए तो ये बेसिकली आएगा सिद्धो माझी एंड कानो माझी। ठीक है, अच्छा सूर्या सेन, तो सूर्या सेन बेसिकली रिलेटेड है चिटागोंग आर्मी केस, सॉरी आर्मरी केस, हथियार का केस था। ठीक है, आर्मरी केस। अंबेडकर आपको पता है काफी चीज से रिलेटेड है, महाट सत्याग्रह, पूना पैक्ट सबसे रिलेटेड थे। विवेकानंद आपको पता, विवेकानंद सोशल रिफॉर्मर थे और ही वॉज अ काइंड ऑफ सेंट। ठीक है, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अच्छा विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इनका था नरेंद्र नाथ। क्या नाम था, नरेंद्र, बाल नरेंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सिद्धू माझी, सांथाल रेबिलियन इनको अच्छा सांथाल रेबिलियन एक और चीज था कि इसको हम बोलते थे डीकू, क्या बोलते थे, लोकल लैंग्वेज में इनको डीकू भी बोला जाता था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इनटू अ सेक्युलर इंडियन एंड इस्लामिक पाकिस्तान। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा रहा है कि किसने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था देश का बंटवारा करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो था बेसिकली लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जो बेसिकली थे गवर्नर जनरल थे भारत के, वॉइस रॉय थे, आखिरी यहाँ पे वॉइस रॉय थे। ठीक है, और यहाँ पे इनका एक प्लान था जिसका नाम था 3 जून प्लान। ठीक है, 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी बोला जाता
है। एक और चीज यहाँ पर रखिएगा कि जब कैबिनेट मिशन आया था इंडिया के अंदर, तो कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान के डिमांड को। कैबिनेट मिशन ने बोला था कि पाकिस्तान कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। और इसी के बाद बेसिकली स्टार्ट होता है मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड डायरेक्ट एक्शन डे, याद होगा 1946 में। कहाँ पे? स्पेशली नोहाखली वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में, ठीक है, जो आज हमारा ईस्ट पाकिस्तान है और कुछ वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे एक वर्ड है सेकुलर इंडिया। ये सेकुलर वर्ड जो था ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 1976 में। बाय विच अमेंडमेंट? तो बाय 42nd अमेंडमेंट, याद रखिएगा। देखो 42nd अमेंडमेंट में ना 3 नए यहाँ पे वर्ड जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल के अंदर। एक सेकुलर, दूसरा सोशलिस्ट, और तीसरा इंटीग्रिटी, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे लॉर्ड रिपन के ऊपर, तो पढ़ेंगे इनका। लॉर्ड डलहौजी हमने पढ़ लिया, लॉर्ड कर्जन देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा लॉर्ड लुइस माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एल्फिंस्टोन वाज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंसेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1819 टू 27। तो ये जो बेसिकली एल्फिंस्टोन थे, ये बेसिकली किसके गवर्नर थे? आज के मुंबई के, यानी उस समय के बॉम्बे के। आप मुंबई में जाएंगे तो आज भी आपको एल्फिंस्टोन कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एल्फिंस्टोन कॉलेज मिलेगा, एल्फिंस्टोन स्कूल भी मिलेगा। बिकॉज जो एल्फिंस्टोन भाई साहब थे ना, ही वॉज वेरी मच कीन इंटरेस्टेड। इनको बहुत इनको था कि भाई जो इंडियंस लोकल हैं उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छा रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ मिल पाए, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। एल्फिंस्टोन मुंबई में काफ़ी ये लोकल कल्चर को काफ़ी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते थे। इनकी एक किताब 1841 में आई थी, उसके अंदर भी इन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी बातें लिखी है, इंडिया कल्चर को काफ़ी रिस्पेक्ट किया है। तो एल्फिंस्टोन इसलिए इंपॉर्टेंट है। मुंबई के ये क्या थे? गवर्नर थे। इससे पहले ये मराठा एम्पायर में रेसिडेंट भी थे। देखिए उस समय क्या होता था ना कि हर एक एम्पायर में, कोई भी डायनेस्टी है उसके अंदर एक अंग्रेजी व्यक्ति रहेगा ही रहेगा। चाहे वो मराठा एम्पायर हो, चाहे वो सिंधिया का एम्पायर हो, चाहे वो गायकवाड़ हो, कोई भी डायनेस्टी होगी उसके अंदर एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहता ही रहता था, ताकि यहाँ की बात वहां कर सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु डिजाइन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड टू सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो भाई साहब है जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब समझ लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है 1786 से लेके 1793 तक। ये बेसिकली काफी रिफॉर्म्स करते हैं इंडिया में ब्रिटिशर्स के लिए। पहला लेके आते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। दूसरा लेके आते हैं कॉर्नवालिस कोड। अब ये कॉर्नवालिस कोड क्या था समझ लेते हैं। तो कॉर्नवालिस कोड में यहाँ पे क्या था कि इसने 3 रिफॉर्म किए थे। पहला जुडिशियल रिफॉर्म, दूसरा यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म है वो बेसिकली क्या है? पुलिस रिफॉर्म। तो पुलिस रिफॉर्म में ये भाई साहब ने क्या किया कि आज के जो हमारे देश में चौकियां हैं ना, पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे पुलिस चौकी का यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हर 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर में। दूसरा भाई साहब ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया पुलिस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं दरोगा। तो ग्राउंड लेवल पे दरोगा को काफी यहाँ पे पावर दिया गया, हुड़ हुड़ दबंग सलमान खान वाले, ठीक है। इसने फिर एक नया और पोस्ट क्रिएट किया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब, ठीक है, एसपी का पोस्ट क्रिएट किया, ठीक। और यहाँ पे क्या, इसने सिविल सर्विस को भी काफी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया, ठीक है। अब देखिए सिविल सर्विस में जो ऊंचे पोस्ट पे थे, हायर पोस्ट पे, वो कौन थे? तो वो तो बेसिकली ब्रिटिशर्स थे। और क्लर्क लेवल पे कौन थे? तो वो बेसिकली इंडियंस थे। तो एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो वो आएगा कॉर्नवालिस। अच्छा, कॉर्नवालिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये कॉर्नवालिस भाई साहब जो थे ना, ये बेसिकली जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था,
उसमें इन्होंने सरेंडर कर दिया था। अमेरिका में जब रिवॉल्ट हुआ था ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अंग्रेजों और अमेरिकन के बीच में, उसमें इन्होंने सरेंडर कर दिया था। लोग जब सरेंडर करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है, बट ये भाई साहब का प्रमोशन हो गया और ये बेसिकली आ गए कहाँ पे, इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल। ठीक है। और इसने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म्स किए। ठीक है, अंग्रेजों के लिए, इंडियंस के लिए नहीं। ठीक, तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा एक आते हैं लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन भाई साहब जो थे, ये बेसिकली गवर्नर जनरल बनते हैं 1876 से लेके 1877 तक। इनके समय भी काफी इंपॉर्टेंट काम हुए। पहला काम तो ये हुआ कि इन्होंने दिल्ली दरबार, इनके टाइम पे भी यहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ, और दिल्ली दरबार में यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद का ताज लिया था। इनके समय में आर्म्स एक्ट आया था। ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट में ये लिखा था कि हर ब्रिटिश नागरिक इंडिया के अंदर आर्म्स कैरी कर सकता है, गन रख सकता है, इंडियंस नहीं रख सकते हैं। ये लाया था कौन, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड जाने जाते हैं किसके लिए, ये 1836 से लेके 1842 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल रहते हैं, और ये लेके आते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसका नाम था फॉरवर्ड पॉलिसी। और इस फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या डिसाइड हुआ था, तो फॉरवर्ड पॉलिसी में इन्होंने बेसिकली ये डिसाइड किया था, उस समय अंग्रेजों को इस बात का बहुत डर होता था कि रशियन एम्पायर इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो ये लोग अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट क्रिएट करना चाहते थे। और उस समय रशिया और इंग्लैंड के बीच में एक गेम चल रहा था जिसको हम बोलते हैं ग्रेट गेम। क्या बोलते हैं, ग्रेट गेम। और वॉरेन हेस्टिंग तो आपको पता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। The viceroy who took keen interest in the restoration and protection of historical monument was, तो वो कौन से ऐसे व्यक्ति, कौन सा ऐसा वॉइसरॉय था जिसको आर्कियोलॉजी मतलब कि पुरातत्व विभाग में चीजें खोदने का और जानने का बड़ा शौक था। वो भाई साहब थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भाई साहब भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहले तो ये वो हैं, तो लॉर्ड कर्जन बेसिकली गवर्नर जनरल बनता है 1899 में, और कब तक रहता है, 1905 में। इसके समय में एक नया बोर्ड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं एएसआई। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कमिटी, ये बॉडी क्या करती है, तो ये बॉडी बेसिकली पुरानी पुरानी चीजों को ढूंढती है। डायनासोर्स के अंडे हो गए, ढोलावीरा में किसी की खोपड़ी मिल गई, इस तरह की चीजों का खोज, जो पुरानी चीजों का खोज कौन करता है, एएस आई। ठीक है, पहला तो ये समझ लीजिए। लॉर्ड कर्जन जब यहाँ पे गवर्नर जनरल बनता है, या समझ लीजिए वॉइसरॉय बनता है, तो ये इस बोर्ड का, नॉर्मली इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट करता है। ठीक है, अब कर्जन के समय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहला, इसके समय बंगाल डिवीजन होता है। ठीक है, याद होगा आपको, बंगाल डिवीजन होता है, बंगाल दो भाग में डिवाइड हो जाता है, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। और उसने यहाँ पे बहाना क्या दिया था, तो यहाँ पे इसने ये बहाना दिया था कि बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा है, बिगर देन एक्चुअली इंग्लैंड है, तो उसी हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमको बंगाल में दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। बट इसने बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, क्योंकि ईस्ट बंगाल में ज्यादा कौन थे, मुस्लिम्स थे, और वेस्ट बंगाल में कौन थे, हिंदू थे। यही ईस्ट बंगाल बाद में जाके क्या बनता है, ईस्ट पाकिस्तान, और 1971 में जाके क्या बनता है, तो बनता है बांग्लादेश। याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसने बंगाल को डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे बंगाल डिवीजन 1905 में हो गया था। बाद में बंगाल यहाँ पे फिर वापस से वो उसका जो डिवीजन था उसको रद्द कर दिया गया। कब रद्द किया गया, 1911 में, बिकॉज 1911 में यहाँ पे किंग जॉर्ज फिफ्थ ये इंडिया में आए थे, और इन्हीं के समय क्या था कि बंगाल डिवीजन को, बंगाल सेपरेशन को यहाँ पे एनल्ड कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। मैंने यहाँ पे डेट, यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे डेट्स मेंशन कर दिए गए हैं, कौन से कब आया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी अगर डाउट हो आपको तो प्लीज आस्क मी इनटू दी कमेंट सेक्शन। ऐसे ही और पीवाईक्यू वीडियोस के लिए प्लीज यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब प्रवीण जीएस एकेडमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी इनटू दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पॉलिटी के PYQs के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।